नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट और भी जितने भी आपके शिक्षक पात्रता से संबंधित एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है, उसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम। और ये ड्रेनेज सिस्टम की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम की क्लास के अंदर हम इसका बेसिक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने ड्रेनेज पैटर्न्स को समझा था और ड्रेनेज किस तरीके से डेवलप होता है, उन सारी बेसिक चीजों पर चर्चा की थी। आज हम पूरे ड्रेनेज सिस्टम की नदियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, हिमालय अपवाह में नदियों का आखिर तंत्र डेवलप कैसे हुआ था। अब आप कहेंगे ये सर हिमालय अपवाह कहां से आ गया, तो हमें पूरे ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करना होता है। तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारा पूरे का पूरा नदियों का अपवाह तंत्र है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आएगा आपका अपवाह तंत्र का, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र। तो पहले पार्ट में हम हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। और सेकंड जो पार्ट आएगा, इसमें हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को कंप्लीट करेंगे। हमने कल की क्लास में आपको इन दोनों तंत्रों के बारे में समझाया था कि हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक बार कल वाली जो क्लास है उसको सभी लोग देखें, और उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी कि हिमालय के तंत्र में और प्रायद्वीपीय तंत्र में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हिमालय के तंत्र का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ था। तो यहां पर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया हुआ है। उससे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कल की क्लास में भी मैंने करवाया था। तो अगर हम बात करें कि जो तिब्बत का पठार है, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, कल वाला डिटेल से पढ़ा था। तिब्बत के पठार से कुछ नदियों का उद्गम हुआ करता था, जिसमें आपका एक थी इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी इस डायरेक्शन में फ्लो करती थी और इसी डायरेक्शन से निकलती थी ब्रह्मपुत्र नदी। और इन दोनों नदियों के मार्ग में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। पहले इनका पानी तैतीस सागर में जाता था, लेकिन तैतीस सागर की जगह पर यहां पर क्या हो गया, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो तैतीस सागर की जगह पर यहां पर क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब इन नदियों का पानी इस हिमालय के कारण अवरोधित हुआ, लेकिन इन नदी ने अपने मार्ग को यथावत बनाए रखा और हिमालय में एक गार्ज का निर्माण करके आगे की ओर बढ़ गई, जिसको सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी थी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी, वो भी इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए और इस हिमालय को कट करती है, और कट करने के बाद इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो शिवालिक हिमालय के समानांतर ये इस दिशा में जाती हैं और ये दोनों नदियां आपस में जाकर मिल जाती हैं और फाइनली अरेबियन सी के अंदर ये दोनों नदियां गिरती हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा चमत्कार हो गया कि ये नदी जो हम आज तक इधर पढ़ते आ रहे हैं, आपने तो उल्टी गंगा बहा दी, गंगा नदी को उल्टा चला दिया। लेकिन याद रखना कि इस पूरे तंत्र को इंडो ब्रह्म तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इंडो ब्रह्म तंत्र। गंगा नाम से अभी यहां पर कोई भी नदी नहीं है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपका इंडस रिवर है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो डायरेक्शन है वो आप देखेंगे, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये आपकी पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होगी। इस दिशा में ये नदी जा रही है। लेकिन कालांतर में क्या होता है, जब समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो कुछ विवर्तन की घटनाओं के कारण जो दिल्ली के पास का एरिया था, ये जो दिल्ली के पास का रिज एरिया था, ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा अपलिफ्टेड होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो इस एरिया में उत्थान होता है, और उत्थान कहां पर होता है, जिसको दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर दिल्ली कटक की उत्पत्ति होती है, दिल्ली कटक की उत्पत्ति होने के कारण सिंधु और ब्रह्म का जो तंत्र था ये एक दूसरे से विभाजित हो जाता है। अब जो नदी सीधी डायरेक्शन में जा रही थी वो नदी क्या हो गई, एक बैक डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि इधर तो पानी जाएगा नहीं, ये पानी बैक दिशा में प्रवाहित होगा।
अब ये पानी यहां तक आएगा और उधर से गंगा नदी का ब्रह्मपुत्र का जो मेन फ्लो आ रहा है वो इस दिशा में जा रहा है। अब पानी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जाए तो जाए किधर। इधर से पानी इस तरफ आ रहा है और इधर जो पानी भरा हुआ था वो लौटकर, और इसमें भी कई हिमालय से निकलने वाली कई नदियों का पानी इसमें आकर मिला करता था। तो कई नदियों का पानी इसमें आकर मिलता था, वो पूरे का पूरा पानी अब इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब ये पूरा पानी इस दिशा में प्रवाहित होने लग गया। अब पानी कहां जाएगा? अब नेचर ने देखो सारी चीजें सोच समझकर बनाई है। यहां पर अगर उत्थान की प्रक्रिया हुई थी, इसी सेम टाइम पर जो राजमहल गारो गैप है, यहां पर राजमहल और गारो की पहाड़ी, तो यहां पर जो आपको राजमहल और यहां पर जो गारो की पहाड़ियां मिलती हैं, मतलब यहां पर जो मेघालय का पठार मिलता है और यहां पर जो छोटा नागपुर का पठार है, तो मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार के बीच में जो राजमहल और गारो की पहाड़ी थी, इस साइड जो पहाड़ी थी वो राजमहल, इसको क्या कहते थे? तो राजमहल और जो गारो की पहाड़ी थी जो आपस में कभी यहां से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इन दोनों के अंदर क्या है, एक निमज्जन की प्रक्रिया होती है और ये पूरे का पूरा जो बीच का लैंड है ये यहां से सेपरेट हो जाता है। और जैसे ये सेपरेट होगा यानी कि यहां पर क्या हुआ, एक निमज्जन की प्रक्रिया हुई। निमज्जन यानी कि सीधा कह सकते हैं कि यहां पर एक धसान की प्रक्रिया हुई और ये लैंड नीचे की ओर धस गया, जिसको राजमहल गारो गैप के नाम से या फिर मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या हुआ कि जो नदी इस तंत्र में प्रवाहित हो रही थी पानी, अब इसको एक नया रास्ता मिल गया, तो ये पानी इस दिशा से इस दिशा में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पानी एक नई दिशा धारण कर लेगा और ऐसे यहां पर ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होगा और फाइनली बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगा। तो ये जो तंत्र है यहां पर, तो ये तंत्र पूरी तरीके से यहां पर ब्रेक हो जाएगा और ये दो तंत्रों में यहां पर विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो दो तंत्र थे, यहां से भी ये ब्रेक हो जाएगा पूरे का पूरा, ये तंत्र यहां से भी ब्रेक हो जाएगा और जो नदियां यहां से आ रही थी, जो नदियां इस तरफ से आ रही थी, वो नदियां इसमें जाकर मिल जाएंगे और एक नए तंत्र की यहां पर आप देखेंगे उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। तो अब जो नदी का पानी इधर जा रहा था वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, सिंधु नदी का तंत्र इस तरफ आ जाएगा। इसलिए तो आज भी सिंधु और गंगा नदियां, तो यहां पर इस तंत्र को गंगा तंत्र के नाम से जाना जाता है और ये तंत्र आपका ब्रह्मपुत्र का है। तो आज भी सिंधु और गंगा का जो तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो तंत्र है वो एक साथ मिल जाता है। तो ये आज भी हमारे पास एविडेंस है कि दोनों तंत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि ये एक तंत्र जो था ये तीन विशाल तंत्रों में विभाजित हो जाता है, जिसमें पहला तंत्र कहलाएगा सिंधु नदी का तंत्र, दूसरा गंगा यमुना नदी का तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। तो इंडो ब्रह्म तंत्र तीन तंत्रों में विभाजित हो जाता है। ये मैंने कल भी करा दिया था, ये सारी इसकी थ्योरी है, आप थ्योरी भी इसकी पढ़ सकते हैं। और ये यहां पर देख लिया हमने कि जो सिंधु नदी तंत्र था वो तीन तंत्रों में विभाजित हो गया। अब इन्हीं तीन तंत्रों को हमें वन बाय वन करके पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला हमारा इंटरेस्टिंग जो तंत्र आएगा वो है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो आज की क्लास में हम पूरा समझेंगे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में, ये तंत्र किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंधु नदी के तंत्र में देखो, तंत्र का मतलब क्या होता है, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र का मतलब होता है कि इसमें जो मुख्य धारा है वो और उस धारा से मिलने वाली लेफ्ट और राइट की जितनी भी नदियां हैं उन सारे तंत्रों को मिलाकर कहा जाता है सिंधु नदी का तंत्र। तो इस तंत्र में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है, तो इस तंत्र के अंदर सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो इसकी ट्रिब्यूटरी सिस्टम को समझना। ये जो मैप के अंदर इतना जाल आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ने के बाद ये जो जाल लगेगा सर ये तो आपको याद है, ये आपको लगेगा सर ये तो हमें आसानी से याद हो गया, ये सारा तंत्र अभी हमें दिखने लग जाएगा। तो जब तक हम इसको मैप से नहीं करेंगे तब तक आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के अंदर उसके पूरे सिस्टम को समझना होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझेंगे। जब भी याद रखना कि हम नदी को पढ़ते, कोई भी नदी पढ़े तो उसमें 4-5 बातें आपको याद रखनी होंगी। पहला याद रखना होगा कि नदी का उद्गम कहां से हुआ है, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है
सोर्स ऑफ रिवर की नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है। दूसरा, उस नदी का मुहाना कहां पर है। तीसरा जो पॉइंट याद रखना होता है वो नदी की स्थिति या उसका बेसिन, कह सकते हैं कि उसका स्थिति या बेसिन किन किन देश या किन किन राज्यों के अंदर है। चौथा, उस नदी पर कौन कौन सी या उस नदी से कौन कौन सी सहायक नदियां यानी कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज यहां पर आके मिलती है। तो उद्गम, मुहाना, बेसिन और उसका पूरे का पूरा ट्रिब्यूटरी सिस्टम। और फिफ्थ नंबर पर याद रखना, यहां पर हमें इस पर बनी कोई भी परियोजना या कोई भी बांध, कोई भी जलाशय या कोई शहर बना हुआ है, तो इस तरीके के जो मिसलेनियस पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं। तो किसी भी नदी तंत्र को हम 5 बिंदुओं में विभाजित करके कंप्लीट कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा तो वो भी हम लिखेंगे, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी नदी। तो उद्गम, मुहाना, स्थिति, बेसिन, सहायक नदी और उस पर कोई बनी परियोजना, बांध, जलाशय, शहर या कोई भी एक्स्ट्रा चीज बनी हुई है, तो जलप्रपात हो सकता है, उन चीजों को भी हमें यहां पर समझना होगा। तो कुल मिला के इस पूरे सिस्टम को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हमें समझना है। ये नहीं पढ़ना है कि एक तरफ चार्ट बना लिया, सारे उद्गम लिख लिए, नदियों के मुहाने लिख दिए, सहायक नदियां लिख दी, किलोमीटर लिख दिए, भैया हो गई नदियां। एक सिस्टम को पढ़ने में आपको पूरा टाइम देना होगा और जितनी बार मेहनत करोगे उतनी बार ये सिस्टम आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडस नदी का उद्गम कहां से होता है और इसका संबंध किन किन देशों से है। तो सबसे पहले हम भारत देश की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमें जो तिब्बत का बेल्ट मिलेगा, जो यहां पर हमें किसकी क्षेत्र मिलेगी, भूमि तिब्बत की। और इसी तिब्बत भूमि के साथ जुड़ा हुआ हमारा इस साइड जो लद्दाख का क्षेत्र है, इसी के साथ आपको लद्दाख का क्षेत्र मिल जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर भारत का जो मैप हमें मिलता है, तो इस पूरे मैप के अंदर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलता है तिब्बत का पठार। तो यहां पर क्या स्थित है, तिब्बत का पठार स्थित है। और इसी तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से से, इसी तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से में जो मानसरोवर लेक है, कौन सी लेक है, यहां पर एक लेक है जिसको कहा जाता है मानसरोवर। तो इसी मानसरोवर लेक से निकलकर जाती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी इस दिशा में इंटर करेगी और हिमालय श्रेणी में प्रवेश करेगी। और हिमालय श्रेणी में लद्दाख वाले रीजन से होते हुए उसके बाद पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में इंटर करेगी और उसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर कर जाएगी। और फाइनली इसका जो मुहाना होगा वो पाकिस्तान में अरेबियन सी के अंदर हो जाएगा। तो ये नदी पाकिस्तान के अंदर इंटर कर जाएगी। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि सिंधु नदी के अपवाह जो बेसिन है वो किन किन देशों से संबंधित है। तो पहला देश जो है वो आपका चीन संबंधित हो सकता है। दूसरा हमारा प्यारा देश भारत यहां पर आएगा। उसके बाद जानी दुश्मन देश भी यहां पर शामिल है, पाकिस्तान। तो इस नदी के अपवाह का पूरा जो ड्रेनेज संबंधित है वो हमारा 3 देशों से संबंधित है, चीन, भारत और पाकिस्तान। इसलिए भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी को लेकर एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं सिंधु नदी समझौता, आगे जाकर पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहां पर 2 चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। पहला तो इस नदी का उद्गम कहां से है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इस नदी का उद्गम कहां से है। दूसरा याद रखना है कि इस नदी का मुहाना कहां पर है। और तीसरा आपको याद हो गया कि इस नदी की स्थिति क्या। और भारत के केवल किस रीजन के अंदर मिलती है आपको, ये भारत के केवल लद्दाख वाले बेल्ट के अंदर आपको मिलेगी। और इधर से गिलगित जो बाल्टिस्तान वाला बेल्ट है, तो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पीओके से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये हिमालय श्रेणियों की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की जो श्रेणियां मिलती हैं, इसी में आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसको काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो श्रेणी मिलेगी उसको क्या कहते हैं, काराकोरम। तो यहीं पर आपको काराकोरम श्रेणी मिल जाएगी। और काराकोरम श्रेणी के नीचे ही जाएंगे तो काराकोरम श्रेणी के नीचे ही यहां पर आपको लद्दाख श्रेणी मिलेगी और उसी के नीचे आपको जास्कर श्रेणी मिलेगी। तो काराकोरम और लद्दाख और जास्कर, तो सिंधु नदी एक तरीके से देखेंगे
तो लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है, तो सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच में प्रवाहित हो रही है? तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। और यहां पर इसकी एक सहायक नदी है, उसी को यहीं पर बना लेते हैं। इसी के ऊपर एक सहायक नदी मिलेगी, श्योक नदी, जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में, मैं यहां पर आपको अलग से बना के दे रहा हूं। तो यहां पर ये 3 पर्वत श्रेणी है जिसको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जाना जाता है। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा कचड़ा हो जाता है। इनके बीच से जो नदी प्रवाहित होती है उसको कहा जाता है सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसको कहा जाता है श्योक नदी। तो यहाँ पर जो नदी है इसको श्योक नदी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो नदी है इसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। और जो पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी मिलती है उसको काराकोरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी उसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है, और ये है आपकी जास्कर श्रेणी। तो सिंधु नदी जो इंडस रिवर है ये किसके बीच में है? तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में है। और सिंधु की सहायक नदी श्योक काराकोरम और सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। तो ये इसका बेसिक एक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीजें हमें समझ में आ जाती हैं कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो पूरब में पाकिस्तान में कराची के पास इसका मुहाना हमें देखने को मिल जाता है। लेंथ की बात करें तो 2889 या लगभग 2900 किलोमीटर ये क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर दी हुई लेंथ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो 2800 किलोमीटर के लगभग या 2850 लगभग 2900 किलोमीटर याद रखना, इसकी लेंथ हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, फ्लोइंग वेस्ट ईस्ट इंटर इंडिया एंड द लद्दाख, तो ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है और लद्दाख में प्रवेश करती है। द इंडस फ्लो थ्रू द बाल्टिस्तान एंड गिलगित, तो यहीं पर जो पीओके के क्षेत्र में आपको बाल्टिस्तान और गिलगित का क्षेत्र मिलता, तो इसी बाल्टिस्तान गिलगित यानी कि पीओके के क्षेत्र से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये इस तरीके से आपको इसका कुछ फैक्चुअल डाटा भी याद रखना होता है, लेकिन मैप पर अगर कमांड रखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यहां से निकलने के बाद ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। इसके बाद ये पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होते पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान के पूरब में कराची के निकट अरब सागर में इस नदी का मुहाना बनता है। और यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, और इसकी सहायक नदी श्योक जो इसके उत्तरी दिशा से आकर मिलती है वो काराकोरम और लद्दाख नदियों के बीच में प्रवाहित होती है। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। इसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा सहायक नदियों का। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए कि इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो अगर सहायक नदियों को समझा जाए नॉर्मली, तो इसको वैसे तो 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो सहायक नदियों को हम पहले तो 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको समझेंगे कि ये कैसे याद किया जा सकता है। तो सहायक नदियों को कुछ नदियां जो लद्दाख में मिलती हैं, और कुछ नदियां हैं जो पंचनद बनाती हैं, और पंचनद बनाने के बाद पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। तो कुछ नदियां जो लद्दाख यानी कि भारत में ही मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, और कुछ सहायक नदियां हैं जो पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। क्लियर हो गया? अब लद्दाख में कौन कौन सी नदियां यहां पर मिलती हैं। तो लद्दाख के अंदर जो आपको नदियां मिल रही उनके नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें नाम याद रखेंगे जास्कर, श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, पुंजा और स्वात। ये सिंधु की वो सारी सहायक नदियां हैं जो लद्दाख में यानी कि भारत में ही इस नदी से जाकर मिल जाती हैं। पंचनद के अंदर जो प्रमुख नदियां आती हैं वो 5 नदियां शामिल की जाती हैं, जिसमें आपको याद रखना है चिनाब नदी,
दूसरा याद रखना है इसके अंदर चिनाब के बाद झेलम, तीसरी नदी याद रखना है आपको रावी, चौथी है ब्यास, और पांचवी नदी याद रखना है आपको सतलज। तो ये पांचों नदियां पंचनद का निर्माण करती हैं और फाइनली ये पंचनद पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से जाकर मिल जाता। तो इस तरीके से आप सहायक नदियों को दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। वो यहीं पर लिखा हुआ था, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के मिथानकोट में जाकर मिल जाती हैं और पंचनद का निर्माण करती हैं एक दूसरे से मिलने के बाद। पंचनद का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर। तो 5 नदियों का ये तंत्र है जिसको पंचनद के नाम से जाना जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इन नदियों का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, कौन किससे जाकर मिलेगी। तो जैसे ये सिस्टम तो हमने बना लिया, तो ये सारी सिंधु से मिलती हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलती। ये तो सारी नदियां याद रखना, ये सारी नदियां प्रत्यक्ष रूप से, अगर ये सारी नदियां देखा जाए तो ये सीधे सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं ये पहले क्या करेंगे, एक पंचनद बनाएंगी और ये पंचनद बनने के बाद ये पंचनद किससे जाकर मिलेगा, सिंधु से जाकर मिलेगा। तो अब हमें यही समझना है कि इस पंचनद में किस तरीके से नदियां मिलती हैं। कुछ एक्स्ट्रा नदियां भी आपको याद रखनी है, जैसे यहां पर एक नुब्रा नदी के बारे में आपको याद रखना होगा, ये मिलेगी। इसमें अभी आपको एक किशन गंगा नदी भी अपन ऐड करेंगे तो किशन गंगा नदी मिलेगी। इसके अलावा यहां पर अभी आपको स्पीति नदी मिलेगी, इसको भी अपन जाके काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी आपको इसमें तवी नदी मिलेगी, इसको भी काउंट करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी नदियां और हम इसमें ऐड करेंगे। तो एक बार इस पूरे सिस्टम को समझते हैं कि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये कहां पर एक दूसरे से जाकर मिलता है। तो इस सिस्टम को समझेंगे तो पहली जो सबसे इंपोर्टेंट रिवर है वो हमारी इंडस रिवर है। तो सबसे पहली जो रिवर मिलेगी वो कौन सी है, इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। अब हमें पहले उन नदियों को पहचानना है जो डायरेक्ट सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। तो सिंधु नदी से डायरेक्टली जो नदियां मिलती हैं वो आपकी पहली नदी मिलेगी जिसको कहते हैं जास्कर, ये सिंधु नदी से मिलती है। उसके बाद दूसरी नदी यहां पर हम रखेंगे शोक, फिर गिलगित। अब ये कहां पर मिलती है वो मैं आपको लिखा चुका हूं, जास्कर, शोक, गिलगित। इसके बाद याद रखेंगे शिगार। इसके बाद याद रखना है आपको काबुल, फिर हुंजा। और हुंजा और स्वात तो चाहो तो साथ में ही याद रख लेना, हुंजा की सहायक नदी है स्वात। इस तंत्र की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हम मान के चलते हैं चिनाब। देखो दो ही ऑप्शन है, जो पंचनद बनेगा वहां पर अंतिम जो पानी है या तो सतलुज का होगा या चिनाब का होगा। तो कई लोग इसलिए सतलुज को मुख्य धारा में शामिल करते हैं, कई लोग चिनाब को करते हैं, तो अपन चिनाब को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अब इस चिनाब से कई नदियां आकर मिलती हैं, तो जाके फिर कुछ नदियां चिनाब से मिलेंगी, जैसे झेलम नदी चिनाब से मिलेगी, तवी नदी है वो चिनाब से मिलेगी, झेलम तवी। रावी नदी डायरेक्ट चिनाब से मिलेगी और सतलुज जो नदी है ये भी चिनाब से मिलेगी। अब इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी सतलुज नदी। अब सतलुज की भी कुछ सहायक नदियां मिलेंगी, जैसे सतलुज की एक सहायक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है ब्यास, और फिर ब्यास की एक सहायक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है स्पीति। तो इस तरीके से पहले आपको क्या कोशिश करनी है, अभी मैं पंचनद भी समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, लेकिन पहले कोशिश करनी है कि ये पूरे का पूरा कॉन्फ्लुएंस जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाए कि कौन किसकी सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी जास्कर, शोक, गिलगित, शिकार, काबुल, हुंजा और स्वात। सबसे बड़ी नदी में आप याद रखना चिनाब, फिर चिनाब के साथ मिलाना है आपको झेलम, तवी, रावी और सतलुज, फिर सतलुज के साथ मिलाएंगे ब्यास और स्पीति। इस तंत्र में कुछ और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे स्पीति से जुड़ी हुई एक नदी है आपकी परिची। यहां पर जो झेलम नदी है, झेलम से भी एक नदी आकर मिलती है जिसको कहते हैं किशन गंगा। तो यहां पर नदी मिलेगी आपको किशन गंगा। इसके बाद जैसे शोक है तो शोक की एक सहायक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है नुब्रा। तो शोक की सहायक नदी क्या मिलेगी, नुब्रा। तो इस तरीके से पहले आप एक बार
इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझें। ये क्या है इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम समझ में आया कि किस तरीके से कौन किसकी सहायक नदी मिलती है। ठीक है, ओके। चलो, तो अब इस सिस्टम को हम कैसे जोड़ेंगे, एक पैटर्न में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सिस्टम याद, देखो ऐसे ये याद नहीं हो पाएगा, याद करने के लिए आपको पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पर अगली कोशिश करेंगे कि इसके पूरे पैटर्न को हम यहां पर बनाएं। तो इस मैप में आप देखेंगे, तो पहले मैं एक मैप के साथ बनाकर आपको पैटर्न दे रहा हूं, फिर मैं एक बिना मैप के भी आपको एक पैटर्न बनाकर दे दूंगा। तो यहां पर जो है ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल का मैप आपको मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी को लोकेट करते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो कहां से निकलेगी, तिब्बत के मानसरोवर वाले क्षेत्र से निकलकर आएगी। तो तिब्बत से जब ये सिंधु नदी निकलेगी और ये प्रवेश करेगी कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी, जम्मू कश्मीर नहीं हम कहेंगे लद्दाख में, तो तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करेगी कहां पर, लद्दाख में। और लद्दाख से होते हुए ये नदी जब लद्दाख में प्रवेश करेगी और लद्दाख से होते हुए ये गिलगित और बाल्टिस्तान में, और गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। और पाकिस्तान से होते हुए इसका जो फाइनल मुहाना है वो कहां पर हो जाएगा, अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, पाकिस्तान में कराची के पास में इसका मुहाना बनेगा। तो इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस नदी को कहते हैं हम इंडस रिवर। तो ये इंडस रिवर कहां से निकल कर आती है, तिब्बत के प्लेटू से निकल कर आती है। अब ये चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंडस रिवर हो गया आपका, और पाकिस्तान में भी इसको इंडस के नाम से ही जाना जाता है, सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां इस सिंधु नदी से मिलती हैं। तो सिंधु नदी से मिलने वाली नदियों में बात करेंगे तो यहां पर लद्दाख से, मैंने कहा कि कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगी, जैसे जास्कर, इसी के ऊपर एक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है श्योक। ठीक है, फिर इसके नीचे एक नदी मिलेगी ऊपर से ही आपको, गिलगित, जास्कर, श्योक, गिलगित, शिगार। इस साइड से एक नदी आएगी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से, काबुल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नदियां मिलेंगी, इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो नदी मिलेगी इसको कहा जाता है जास्कर। तो यहाँ पर जास्कर, जास्कर के बाद यहाँ पर जो नदी मिल रही वो कौन सी है, श्योक। श्योक के बाद ऊपर से जो नदी मिलेगी ये कौन सी है, गिलगित। तो जास्कर, श्योक, गिलगिट, और फिर यहाँ पर मिलेगी शिगार, फिर यहाँ पर मिलेगी काबुल। ठीक है, फिर एक दो नदी इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे यहीं पर आपको हुंजा नदी, और हुंजा से एक नदी मिलती है स्वात। तो यहाँ पर हुंजा और स्वात एक साथ याद रख सकते हैं। ये हो गई आपकी हुंजा रिवर और हुंजा की ट्रिब्यूटरी स्वात नदी। तो इस तरीके से ये एक इंडस रिवर की क्या बनेगी, ट्रिब्यूटरी सिस्टम मिलेगा। और इसी में हम जानते हैं कि जो श्योक नदी है, इसी श्योक नदी से आकर एक नदी मिलती है, इसी श्योक से नदी मिलेगी आकर एक, जिसको नुब्रा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नुब्रा नदी के नाम से जाना जाता है, नुब्रा घाटी के नाम से फेमस है। तो इस तरीके से ये आपको सिंधु नदी का पूरा एक सिस्टम मिलेगा। लेह जो मिलता है वो इसी नदी के तट पर आपको मिल जाएगा, लेह इसी नदी के तट पर मिल जाएगा। जो गिलगित और बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो गिलगित और बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र के अंदर मिल जाएगा, गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी से मिलने वाली और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु नदी से और सहायक नदियां कौन कौन सी मिलती हैं, तो ये समझ में आया। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे जो प्रमुख नदी हमने देखा वो है चिनाब नदी। अब चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, सॉरी लद्दाख, और उसके नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, एक को कहा जाता है चंद्र, एक का नाम क्या है चंद्र नदी, और एक का नाम है भागा नदी। ये चंद्र और भागा जो नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में बारा लाचला दर्रे के पास से निकलती हैं। यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक बारा लाचला दर्रा मिलेगा, और इसी बारा लाचला दर्रे के पास से इन नदियों का उद्गम होता है।
और टांडी के पास में ये दोनों नदियां अपना संगम बनाएंगी और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएंगे, लद्दाख में नहीं जाएंगे। ये नदी कहाँ प्रवेश करेगी, आपको जम्मू कश्मीर में इस नदी को लेकर जाना है। और जब ये नदी यहाँ पर जाती है, एक जगह मिलती है टांडी, तो टांडी में जब ये नदी जाती है तो टांडी के बाद इस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यही चंद्रभागा जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहुंचती है तो इसी का नाम चेंज हो जाता है चिनाब। तो इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, चिनाब नदी। पहली किस्त भरने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, चिनाब नदी इसका नाम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ये पूरे का पूरा सिंधु नदी का ड्रेनेज। अब ये चिनाब नदी जा रही है चंद्रभागा के नाम से, अब ये वास्तव में चिनाब नदी कहलाएगी। और जम्मू कश्मीर के बाद ये चिनाब नदी प्रवेश कर जाएगी कहां पर, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए ये मिल जाएगी किसके साथ जाकर, सिंधु नदी के साथ जाकर मिल जाएगी। तो इस नदी को क्या नाम दिया हमने, चिनाब नदी। यहां तक क्लियर हो गया। तो चिनाब नदी कहां जा रही है, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी। इस चिनाब नदी के बाद देखो, ये तो सिंधु नदी का प्रमुख तंत्र, तो सिंधु की छोटी छोटी सहायक नदियां और बड़ी सहायक नदी। अब चिनाब से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, तो चिनाब से मिलने वाली नदियों में देखेंगे तो चिनाब से ऊपर की साइड से एक नदी निकल कर आती है यहां से, जो इस दिशा में प्रवाहित होगी, यहां से निकलेगी और ये इस दिशा में जाएगी और यहां पर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत की सीमा से होते हुए, दोनों देशों के बीच में सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है पहली सहायक नदी झेलम नदी। तो यहां पर पहली सहायक नदी मिलेगी झेलम, जो अनंतनाग और जो शेषनाग की जो झीलें हैं, अनंतनाग किश्तवाड़ जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों से निकल कर आती है। तो ये अभी उद्गम वगैरह हम पढ़ लेंगे, तो इसको अभी घबराना नहीं। झेलम नदी, झेलम के बाद देखेंगे तो चिनाब से मिलने वाली सहायक नदी झेलम, झेलम के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक छोटी सी नदी मिलती है जिसको कहते हैं तवी नदी। ये मैंने मैप के साथ इसलिए बनाया है क्योंकि हम मैप में समझ सकते हैं कि कौन सी नदी किस देश राज्य में बह रही है। तो इसी नदी तवी नदी पर एक शहर बना हुआ है जिसको कहा जाता है जम्मू। तो जम्मू शहर इसी नदी पर लोकेटेड है। क्लियर हो गया, तवी नदी। तो झेलम तवी। इसके बाद हम बात करते हैं रावी नदी की। तो इसकी रावी जो सहायक नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद पंजाब, बिल्कुल ये ऊपर के क्षेत्र से निकलती है, यहां से और ऊपर बना सकते हैं। बिल्कुल ये सीमा बॉर्डर से होते हुए इस क्षेत्र से हो जाती है, बिल्कुल पंजाब को थोड़ा सा टच करेगी और उसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाएगी पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाएगी। इस नदी को क्या कहा जाता है, रावी नदी। रावी नदी। और रावी नदी का जो उद्गम पॉइंट है, ये जो उद्गम है ये रोहतांग के पास से मिलता है। तो रावी नदी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी के बाद अगर हम बात करेंगे तो झेलम तवी रावी। रावी के बाद अगर हम बात करेंगे तो बड़ी नदी मिलती है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम पॉइंट वहीं से है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो इसी पॉइंट से निकलकर आएगी सतलुज नदी। तो इसी पॉइंट से सतलुज नदी निकलेगी और इस दिशा में प्रवाहित होते हुए सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करेगी। तो सतलुज नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से ये नदी प्रवेश करती है, तो ये शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो शिपकिला दर्रा यहाँ पर आपको याद रखना है। तो शिपकिला दर्रे से निकलने के बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी प्रवेश कर जाएगी कहां पर, पंजाब में। तो ये नदी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के बाद प्रवेश कर जाएगी पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये 12 लाचला को यहां से हटा के अपन कहीं और लिख लेते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। तो 12 लाचला को यहां से हटाकर हम यहां लिख लेते हैं। तो ये चंद्रभागा नदी का उद्गम जो है ये 12 लाचला दर्रे से मिल जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं 12 लाचला दर्रा। ठीक है, तो एरो से समझ में आ जाएगा 12 लाचला यहां पर है।
इससे क्या होगा कि ये नदी आपको सेपरेट दिखाई देगी। अब देखो, अब जगह मिल गई नदी को, तो कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं बनाना है कि कचड़ा बना ले, समझ में ना आए कि हमने बनाया क्या था। अब ये नदी पंजाब में प्रवेश करेगी, और पंजाब के बाद ये नदी प्रवेश कर जाएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी से जाकर मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये नदी का पूरा तंत्र बन जाएगा आपका सिंधु नदी का तंत्र। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर क्या होता है कि अब एक दो चीजें और समझ लें। इसी चिनाब नदी की जो सॉरी कौन सी नदी हमने पढ़ ली अभी, सतलुज नदी। तो ये हो गई हमारी सतलज नदी, यहां पर भी लिख सकते हैं सतलज नदी। अब इसी सतलुज नदी से आकर एक नदी मिलती है जो सेम इस पॉइंट से निकलती, जहां से रावी नदी निकलती है। तो ये हिमाचल से निकलने के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद जाकर पाकिस्तान में मिल जाएगी। छोटी सी नदी है, ज्यादा भी छोटी नहीं है। इस नदी को कहा जाता है ब्यास नदी। तो यहां पर कौन सी नदी मिलेगी आपको, ब्यास नदी। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा सिंधु नदी का तंत्र आपको याद रखना है। अब मैंने कहा था कि पंच नद के नाम से ये नदियां मिलती हैं, तो पंच नद में देखेंगे कुछ नदियां भी और रह गई, उनको बना लेते फिर फाइनली देखेंगे। झेलम नदी से ऊपर की तरफ से एक नदी आकर इसमें मिल जाएगी। इस नदी को कहा जाता है किशन गंगा। इस नदी को क्या कहा जाता है, किशन गंगा के नाम से जाना जाता। तो ये किशन गंगा आप यहां पर याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक छोटी सी स्पीति नदी है, तो उसको नॉर्मली बना लेना, जगह तो ज्यादा बची नहीं है, तो यहां पर आप एक छोटी सी नदी ऐड कर लेना, स्पीति और परिची नदी। अब मेन जो नदियां हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचनद का निर्माण कैसे होगा। तो पंचनद में एक नदी है आपकी झेलम, दूसरी नदी का पानी है चिनाब, तीसरा पानी है रावी का, चौथा पानी है ब्यास का, और पांचवा पानी है सतलुज का। जब ये पानी पूरा यहाँ पर आता है तो इसके बाद का जो पानी है उसको पंच नद के नाम से जाना जाता है, या फिर जो मुख्य नदी धारा हम रखेंगे वो चिनाब को याद रखेंगे। तो अगर मुख्य धारा पूछे तो चिनाब, और नहीं तो आप पंच नद का निर्माण यहाँ पर बता सकते। तो ये कहलाता है आपका पूरा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। अब मैं एक अलग से प्यारा सा सिस्टम आपको फटाफट बना के दे रहा हूं, तो इसको आप लोग एक बार समझ लेना पूरे का पूरा। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से होगा, और ये नदी इस डायरेक्शन में बहते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी। इससे मिलने वाली कुछ सहायक नदियों में अगर हम जाएंगे, तो इससे मिलने वाली सहायक नदियों में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब इससे मिलने वाली कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां हैं, यहां पर आपको मिल जाती है जास्कर नदी, फिर ऊपर से श्योक नदी, श्योक की सहायक नदी नुब्रा, फिर यहाँ से आपको गिलगित नदी, यहाँ से शिगार नदी, फिर इस साइड से काबुल नदी, फिर हुंजा नदी, हुंजा से मिलने वाली स्वात नदी। ये कुछ नाम आपको एक साथ ही याद कर लेने हैं, तो ये बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। पहली नदी कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, पहली नदी याद रखेंगे जास्कर। ठीक है, तो यहाँ पर जास्कर नदी मिल जाएगी। जास्कर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको श्योक नदी मिल जाएगी। श्योक की सहायक नदी आपको नुब्रा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शिगार नदी मिलेगी। शिगार के ऊपर आपको गिलगित रिवर मिल जाएगी। गिलगित, यहाँ पर आपको काबुल याद रखना है, यहाँ पर आपको हुंजा याद रखना है, और यहाँ पर आपको स्वाट याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा, और ये चंद्र भागा किश्तवाड़ में जाकर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बनती है और जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। ये आपकी कौन सी नदी कहलाती है, चिनाब नदी। अब मैं चंद्रभागा वगैरह तो लिखा चुका हूं, तो यहाँ पर आप चिनाब का नाम याद रख सकते हैं। फिर चिनाब की सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ से चिनाब से मिलने वाली सहायक नदियों में यहाँ पर मिल जाएगी आपको कौन सी नदी, झेलम नदी, और झेलम की सहायक नदी मिल जाएगी किशन गंगा। फिर यहाँ पर तवी नदी, और तवी नदी के बाद यहाँ पर आपको रावी नदी, और सबसे बड़ी सहायक नदी जो मिलेगी जो सेम जगह से निकल कर आती है उसको कहते हैं सतलुज नदी।
तो ये कौन सी नदी हो गई? चिनाब से मिलने वाली नदी सतलुज, चिनाब से मिलने वाली सहायक नदी सतलुज, चिनाब से मिलने वाली सहायक नदी रावी, चिनाब से मिलने वाली सहायक नदी तवी और झेलम, और झेलम की सहायक नदी किशन गंगा। ठीक, अब यहां पर रावी और सतलुज की सहायक नदी जो मिलती है वो यहां पर आपको मिलेगी सेम पॉइंट पर, जिसको कहा जाता है ब्यास नदी। तो सेम पॉइंट पर आप यहां पर ब्यास नदी को याद रखेंगे और इसी से मिलने वाली दो सहायक नदियां यहां पर याद रखेंगे। वहां नहीं बन पाई थी, मैं यहां बना दे रहा हूं। एक को कहा जाता है स्पीति, और इसी स्पीति से एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसको कहते हैं परिची। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, और ये नदियों का जो उद्गम है वो रोहतांग के पास से होता है, और इन नदियों का जो उद्गम है वो बारालाचला के पास से होता है। तो इस तरीके से आप सिंधु नदी का पूरा तंत्र याद रख सकते, कौन किससे कहां पर मिलती है, और ये फाइनली मिलने के बाद क्या बनाता है? पंच नद का निर्माण करता है। और या फाइनली अगर नाम नदी का याद रखना हो तो आप चिनाब का नाम फाइनल में याद रखेंगे। तो ये कहलाता है हमारा सिंधु नदी का पूरा तंत्र। तो आप इस तंत्र की जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप इस तंत्र की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार ये तंत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक ही तरीका इनका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा इस तंत्र को याद करने का कोई भी रामबाण इलाज नहीं कि आप सोचें कोई ऐसा रामबाण इलाज हो कि जिससे यह तंत्र आपको कंठस्थ याद हो जाए, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। अब यहां पर एक सिंधु नदी को लेकर सिंधु नदी का समझौता हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंधु की पश्चिमी नदियां हैं, जैसे यहां पर एक नदी मिलती है इंडस रिवर, दूसरी है झेलम नदी, तीसरी है चिनाब नदी। इन तीनों नदियों को पश्चिमी नदियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो रावी नदी है, सतलुज नदी है और ब्यास नदी है, इन नदियों को पूर्वी नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु जो समझौता हुआ था वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वर्ल्ड बैंक के सहायता से हुआ था। दो भागों में नदियों में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न रिवर एंड वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न में रावी, ब्यास और सतलुज का पानी आता है, इंडस, झेलम और चिनाब का पानी आता है। अंतर इतना होता है कि जो पश्चिमी नदियां, इनके ऊपर जो राइट है वो पाकिस्तान का रहता है, पूर्वी नदियों के ऊपर राइट जो है वो इंडिया का रहेगा। सिंधु नदी समझौते के तहत भारत 20% पानी का पश्चिमी नदियों में प्रयोग कर सकता है, बाकी की नदियां भारत के अंडर में ही रहती है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें सिंधु नदी समझौते की याद रखना है। सिंधु नदी के बाद अब देखो यहां पर हमने सिंधु नदी पूरा पढ़ लिया, उद्गम हो गया, मोहाना हो गया, सहायक नदियां हो गई। अब सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको जरा समझ लेते हैं। तो सिंधु नदी की जो मेन ट्रिब्यूटरी मिलती है वो कौन सी है? तो ये हो गई। अब एक एक करके मैं नदियों को बताऊंगा यहाँ पर। तो ये आपकी सिंधु नदी हो गई। अब सिंधु नदी से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम दो नदियों से मिलने के बाद बनता है, और ये चिनाब नदी इससे जाकर मिल जाएगी। चिनाब नदी का जो उद्गम है ये दो नदियों से मिलकर होता है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। और ये दोनों मिलकर टांडी में जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इसको कहा जाता है किश्तवाड़ के बाद चिनाब। यहां पर इसको कहा जाता है चंद्रभागा। यहां तक तो ये चंद्रभागा के नाम से फेमस है। इसके बाद ये चिनाब के नाम से जानी जाती है, इसको क्या बोल देते हैं? चिनाब नदी। ठीक है, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए ये आगे जाएगी, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पंजाब नहीं जाएगी ये। तो ओरिजिन कहां से हो गया? बारालाचला दर्रे के पास से। यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि इस नदी का जो उद्गम है वो बारालाचला दर्रे के पास से होता है। लगभग चीजें हम पढ़ चुके हैं। माउथ कहां पर? इंडस नदी में, पंच नदी के नाम से ये अपना मुहाना बनाएगी। 1180 किलोमीटर की लेंथ है। झेलम, रावी और तावी जो इससे डायरेक्ट मिलने वाली जो नदियां हैं, तो ऊपर की तरफ से इससे जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी मिलेगी? डायरेक्ट जो इससे मिलती है वो झेलम नदी मिलेगी। डायरेक्ट इससे मिलने वाली दूसरी नदी है तवी, और उसके बाद मिलती इससे डायरेक्टली कौन सी नदी? रावी। और झेलम से जो नदी मिलती है वो है आपकी किशन गंगा। किशन गंगा। तो ये पूरे का पूरा चिनाब नदी का सिस्टम होता है। चिनाब नदी पर कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये खास तौर पर आपको याद रखने, जैसे दुलस्ती परियोजना, सतलुज परियोजना, सलाल परियोजना और बगलीहार परियोजना। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए ये डैम आपको मिल जाएंगे। तो ये चार प्रोजेक्ट आपको जम्मू कश्मीर में इस नदी पर याद रखने हैं।
तो पहला जो प्रोजेक्ट है इस नदी पर वो आपको याद रखना है कौन सा। तो पहला इस पर प्रोजेक्ट याद रखेंगे तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं। तो पहला प्रोजेक्ट है आपका इस नदी पर दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, ये दो नदियां हैं, एक है दुल और एक है हस्ती। तो दुल और हस्ती दो जगहों पर ये डैम बना हो, इसलिए इसको दुलहस्ती कहा जाता है। दूसरी जो परियोजना इस पर बनी हुई है उसका नाम सतलज है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सतलुज परियोजना किस नदी पर है। तो सतलुज परियोजना सतलुज नदी नहीं पर बल्कि चिनाब नदी पर है। और उसके बाद जो परियोजना मिलती है वो सलाल परियोजना इस नदी पर बनी हुई है। और उसके बाद जो परियोजना मिलती है वो आपकी बगलीहार परियोजना बनी हुई है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई इस नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं। तो ये छोटा छोटा आप इन नदियों के बारे में याद रख सकते हैं, लेकिन परियोजनाओं को जरूर याद रखना। दुलस्ती परियोजना, सतलुज परियोजना, सलाल परियोजना और बगलीहार परियोजना। अब उसके बाद जो बड़ी नदी आती है वो सतलुज नदी आती है। तो सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर राकसताल से होता है। मानसरोवर के पास में ही राकसताल झील है। चिनाब नदी से मिल जाती है, पंचनद का मुहाना बनाती है। 1450 किलोमीटर लेंथ है, जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में। ट्रिब्यूटरीज इसकी ब्यास और स्पीति मिलती है। प्रोजेक्ट में भाखड़ा नांगल डैम और नाथपा झाकरी परियोजना और कोल बांध यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें सबसे जो प्रमुख नदी है वो आपकी सिंधु नदी मिलेगी। तो सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी, और यहीं से आपका सतलज नदी का उद्गम होगा और ये पंचनद के नाम से यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं मिलती, लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ पर पंचनद बनाएगी और पंचनद के बाद ये मतलब 5 नदियां यहाँ पर मिलेंगी, तब जाकर ये उसमें मिलेगी। अब इसकी जो सहायक नदी है जो डायरेक्ट इसमें जाकर मिलती है वो आपको मिलती है ब्यास नदी। और इससे ऊपर एक छोटी सी नदी मिलती है जिसको कहा जाता है स्पीति नदी। और स्पीति की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसको आप परिची नदी के नाम से याद रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इंडस रिवर। अब ब्यास नदी की बात करें तो इस ब्यास नदी के ऊपर एक रिजर्वायर बना हुआ है। तो इस रिजर्वायर को कहा जाता है पौंग डैम। तो जो पौंग डैम है वो इसी ब्यास नदी पर बना हुआ है। और सतलुज नदी पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 डैम बने हुए हैं। एक को भाखड़ा डैम के नाम से जाना जाता है। तो एक नदी पर यहाँ पर भाखड़ा डैम बना हुआ है और इसी पर उसके बाद यहाँ पर नांगल डैम बना हुआ है। तो भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। नांगल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ जाता है। तो ये स्टार्टिंग में ही पहले मिलेगा भाखड़ा डैम और नीचे मिलेगा हिमाचल में नांगल डैम। भाखड़ा डैम जो है ये आपका भाखड़ा डैम का जो पीछे का जलाशय है, इसके पीछे जो जलाशय का भराव होता है इसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा नाथपा झाकरी परियोजना और कोल डैम भी इसी नदी पर बना हुआ है। जहां पर ये ब्यास नदी इस नदी से आकर मिलती है, इस ब्यास वाली नदी पर एक पॉइंट बना हुआ जिसको कहते हैं हरिके बैराज। तो इसी नदी पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। तो इसी हरिके बैराज से राजस्थान में एक नहर निकाली गई है जिसको इंदिरा नहर के नाम से या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो इसी नदी से हरिके बैराज, जहां पर ब्यास नदी और सतलुज नदी आपस में मिलती हैं, वहीं पर हरिके बैराज और हरिके बैराज से ये निकाली गई है। इसके बाद आपको रावी नदी के बारे में याद रखना है। तो रावी किसकी सहायक नदी है, तो ये हम देख चुके हैं कि ये एक तरीके से चिनाब की ही सहायक नदी है। तो सबसे प्रमुख धारा जो मिलेगी वो आपको सिंधु नदी मिलेगी। अब देखो कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं, सिंधु नदी से जाकर मिलेगी कौन सी नदी, चिनाब नदी। तो ये 2 नदियां तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आपको इंडस और इंडस से जाकर मिलेगी कौन सी नदी, चिनाब नदी। अब यहाँ पर चिनाब नदी की जो सहायक नदी है उसी का नाम है रावी नदी। तो यहां से चिनाब की सहायक नदी मिलती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं। और रावी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग का जो दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से इस नदी का उद्गम होता है, जो चिनाब की ही एक प्रमुख सहायक नदी है। 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। रंजीत सागर बांध और थीन डैम, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर 2 डैम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों डैम याद रखेंगे। एक डैम का नाम है रंजीत सागर, एक डैम बना हुआ रंजीत सागर डैम, दूसरा इस नदी पर बना हुआ है थीन बांध।
ये रंजीत सागर बांध और थीन बांध इसी नदी पर बने हुए हैं। तो आपको ये डैम भी साथ के साथ याद रख लेने की कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हम ब्यास नदी की बात करते हैं। तो ब्यास नदी आपको कहां पर मिलती है? तो वैसे ब्यास नदी को मैं आपको दिखा चुका था, जो हमारी मुख्य नदी है सतलुज। तो मुख्य नदी है सिंधु नदी, और सिंधु की ही एक सहायक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है सतलुज नदी, और इसी सतलुज नदी की जो सहायक नदी मिलती है उसको कहा जाता है ब्यास नदी। इसी सतलुज की सहायक नदी का नाम क्या है? ब्यास नदी। और अभी हम भी देख चुके थे कि इस नदी पर अगर हम देखें तो इसका उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से। तो जिस जगह से रावी नदी का उद्गम हो रहा था उसी नदी से उसी जगह पर रोहतांग दर्रा जो है, और उसी रोहतांग दर्रे के पास में एक जगह है ब्यास कुंड। तो रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से इस नदी का उद्गम होगा, और इसी नदी पर आपका कौन सा डैम बना हुआ है? ब्यास नदी पर पौंग डैम बना हुआ है, और इसके नीचे पहले पडोह डैम करके एक बना हुआ है। तो एक पडोह डैम करके बना हुआ है, और इसी जगह पर हरिके बैराज बना हुआ है। इसी नदी के मुहाने पर हरिके बैराज बना है, और इसी हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम इसी जगह से हुआ है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। और भाखड़ा नांगल डैम हम जानते हैं, तो इसी सतलुज नदी पर क्या बने हुए हैं? भाखड़ा और नांगल डैम बने हुए हैं। ठीक है। तो पौंग डैम हम लिख चुके हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको झेलम नदी का पॉइंट याद रख लेना है। तो झेलम किसकी सहायक नदी है? तो मुख्य नदी जो मिलती है हमें सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी कौन सी? मुख्य नदी चिनाब। तो सिंधु से मिलती है जाकर कौन सी? चिनाब नदी। ये आपकी नदी हो गई चिनाब। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। ये सिंधु नदी हो गई, और ये आपकी चिनाब नदी हो गई। और इसी चिनाब नदी से इसी चिनाब नदी से आकर मिलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती हैं और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए जाकर मिल जाती हैं। इसको कहा जाता है झेलम नदी। झेलम नदी। तो ये जम्मू कश्मीर के बेरीनाग अनंतनाग की जो झीलें हैं वहां से निकलेगी, शेषनाग लेक से नियर बेरीनाग। चिनाब नदी से जाकर मुहाना बनाएगी, 700 किलोमीटर की लंबाई है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। तुलबुल और उरी परियोजना इस पर बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में इसी नदी पर दो परियोजना है, एक है तुलबुल परियोजना और एक है इस नदी पर उरी परियोजना। और इसकी एक सहायक नदी याद रखना है, इसी नदी की एक सहायक नदी है, इसी नदी की एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहते हैं किशन गंगा। इसी की सहायक नदी याद रख लेंगे, कौन सी? किशन गंगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको इस तरीके से बार बार जब नदियों को रिपीट करेंगे, तंत्र वही है, बस डैम वगैरह यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो ये पूरे का पूरा सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम बना हुआ है, यहाँ पर आपका पौंग डैम बना हुआ है, ये हरिके बैराज है, यहाँ से यहीं से आपका क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अब एक दो चीजें हमें लास्ट और समझनी है। तो यहाँ पर सिंधु नदी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दोआब का कॉन्सेप्ट। तो सिंधु नदी के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है दो का मतलब होता है मीनिंग ऑफ टू, और आब का मतलब होता है मीनिंग ऑफ वाटर, मतलब जल। मतलब दो नदियों के जल को दोआब कहा जाता है। लेकिन ये तो क्या है? पंजाब है। पंजाब में दो शब्द हैं, एक पंज और एक आब। पंज का मतलब हो जाएगा 5, और दोआब का मतलब वाटर तो हम जानते हैं, तो ये मतलब है लैंड ऑफ 5 दोआब। तो पंजाब को 5 दोआबों की भूमि कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंजाब। तो पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पंजाब 5 दरियाओं यानी कि 5 दोआबों की भूमि है। अब इस के अंदर कौन से 5 दोआब मिलते हैं? तो ये इस तरीके से, दोआब का मतलब होता है 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे एक नदी आपको सिंधु नदी मिल रही है, दूसरी झेलम नदी मिलेगी, तीसरी यहाँ पर चिनाब नदी, चौथी रावी नदी, पांचवी जो है वो ब्यास नदी है, छठवीं जो मिलेगी वो सतलुज नदी है। इन नदियों के बीच में 5 दोआब बनेंगे। जैसे ये पहला दोआब बना, फिर उसके बाद ये दूसरा दोआब, ये तीसरा दोआब,
ये चौथा दोआब और यहाँ पर ये पांचवा दोआब। तो इस तरीके से 5 दोआबों का निर्माण होता है। ये 5 दोआब कैसे बनते हैं उनको जरा देखेंगे। तो इन 5 दोआबों की बात करें तो 5 दोआबों को समझने के लिए आपको पहले तो ये 5 नदियों का तंत्र क्लियर होना चाहिए। केवल हम यहाँ पर 5 नदियों को बनाएंगे। तो सबसे पहली हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी के नीचे आपको जो नदी मिलेगी, तो सिंधु नदी के नीचे जो नदी मिलेगी वो कौन सी नदी होगी? चिनाब नदी। तो सिंधु से मिलेगी जाकर चिनाब नदी। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो सिंधु नदी से मिलेगी कौन सी नदी? चिनाब नदी। और फिर इस चिनाब की जो सहायक नदी है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है झेलम नदी। ठीक है। और फिर इसी की सहायक नदी मिलती है आपको, मैं अलग अलग कलर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलती है रावी नदी, और रावी नदी के नीचे ही आपको मिलेगी यहाँ पर ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी जाकर मिल जाती है किससे? सतलुज नदी से। तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको सतलुज नदी। तो इस तरीके से ये 5 नदियों का क्षेत्र मिलता है जिसको पंच नद के नाम से हम जानते हैं। अब इन्हीं के बीच में क्या है? दोआबों का निर्माण होता है। तो ये नदी कौन कौन सी हैं? तो सबसे ऊपर जो नदी मिलेगी वो कौन सी होगी? सिंधु नदी। इसके नीचे जो मिलेगी वो आपको मिलेगी झेलम नदी। झेलम के नीचे जो मिलेगी वो है चिनाब नदी। और चिनाब नदी के नीचे मिलेगी रावी। रावी के नीचे मिलेगा ब्यास। और ब्यास के नीचे मिलेगी सतलुज। अब ये जो 5 दोआबों की भूमि बनेगी, तो इसमें आपको जो सिंधु नदी और इसके बीच में बनता है, ये पहला दोआब बनता है जिसको कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। तो पहला दोआब बनेगा जिसको कहा जाता है सिंधु सागर दोआब, जो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। झेलम और चिनाब के बीच में बनता है, उसको छेज दोआब के नाम से जाना जाता है। मैं अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं तो CH से चिनाब नदी याद हो जाती, जे से झेलम नदी याद हो जाएगी। यहां पर जो बनता है वो रचना दोआब बनता है। तो रचना दोआब को देखोगे तो R से रावी नदी बन जाएगी और CH से चिनाब नदी बन जाएगी। यहां पर जो मिलेगा वो बारी दोआब है। यहां पर बारी दोआब बनेगा, B से ब्यास हो जाएगी, रा से रावी हो जाएगी। और यहां पर जो बनेगा वो बिस्त दोआब है, तो B से ब्यास और ST से सतलुज नदी। तो इस तरीके से इसको कहते हैं लैंड ऑफ 5 दोआब। तो 5 दोआबों की भूमि, 2, 3, 4 और 5। तो जब आगे जाकर आप सिंधु का मैदान पढ़ेंगे तो मैदान पढ़ने में आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी, बड़ी आसानी हो जाएगी, जिससे आप चीजों को आसानी से कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये 5 दोआबों का लैंड आपका कंप्लीट होता है। अब इसी 5 दोआबों के अंदर ये देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर 5 दोआब बताए, तो सिर्फ 5 दोआबों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे पहला दोआब आपको याद रखना होता है वो है सिंधु सागर। ठीक है, पहला याद रखेंगे सिंधु सागर, उसकी नदी का नाम आप लोग लिखेंगे सामने। दूसरा दोआब बताएंगे आप सिंधु सागर के नीचे छेज दोआब। ठीक है, छेज दोआब। तीसरा दोआब बताएंगे वो है आपका रचना दोआब। उसके बाद आप चौथा बताएंगे बारी दोआब। ठीक है, एक छूट गया इसमें से, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो छेज, रचना, बारी, सिंधु सागर। सिंधु सागर हो गया, छेज हो गया, तीसरा रचना हो गया। अच्छा, 4 हो तो गए। पांचवा जो द्वाब मिलेगा वो बिस्त होगा। ठीक है, मुझे लग रहा कि 3 हुए तो बिस्त द्वाब। अब इनको देखो नाम से याद रखना है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आप 2 नाम याद रखो, B और S। तो B से क्या हो जाएगा? ब्यास नदी, और S से क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। आप ऐसे याद रख लो। यहाँ पर 2 नदियां B और रावी, तो B से क्या हो जाएगा? ब्यास, और रा से क्या हो जाएगा? रावी नदी। यहाँ पर क्या रा और सा, रा से क्या हो जाएगा? रावी, और चा से क्या हो जाएगा? चिनाब। वैसे याद हो रहा देखो। CH से क्या हो जाएगा? छेज भी बोल देते हैं, CH तो यहाँ पर चिनाब, और चिनाब से झेलम। बस ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर झेलम और सिंधु का क्षेत्र मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये दोआब याद रख सकते हैं। तो ये 5 दोआब और इन नदियों पर बनी हुई परियोजनाएं, इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कौन नदी किसके साथ मिलती है। और बार बार कह रहा हूं, इस नदी को याद रखने का एक ही चांस है कि आप इस डायग्राम को बार बार बनाएं।
ये वाला जो मैप हमने शुरू में पढ़ा था, इस मैप को जितनी बार आप बनाओगे उतनी आसानी से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। नदियों को याद नहीं किया जाता है, नदियों को बनाकर इनकी प्रैक्टिस की जाती है। तो ये हमारा सिंधु नदी का तंत्र पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से सेम स्ट्रक्चर में गंगा यमुना नदी का अपवाह तंत्र, उसको भी सेम फॉर्मेट में मैपिंग में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गंगा यमुना तंत्र के साथ। धन्यवाद।